अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट। तो लास्ट टाइम हमने सेक्शन 19 और सेक्शन 20 डिस्कस किए थे। आज हम सेक्शन 21 को पढ़ेंगे। बेसिकली ये सेक्शन सेक्शन 12 के अपोजिट है। यानी सेक्शन 12 में हमने वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे जिनको कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकती है। आज हमने सेक्शन 21 में वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने कि जहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। तो इसका एक जनरल सा प्रिंसिपल सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कॉम्पनसेशन इन मनी एक एडिक्वेट रिलीफ हो, वहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती बल्कि वो कॉम्पनसेशन इन मनी दे देती है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिलीफ है, ये एक एक्सेप्शनल रिलीफ है, ये एक डिस्क्रिशनल रिलीफ है। हर एक मैटर में नहीं दिया जाता, ये सिर्फ वहीं पे ही दिया जाता है कि जहाँ पे कोई और रेमेडी जो अगर दी जाए तो वो एक एडिक्वेट लीफ ना हो। तो जहाँ पे कॉम्पनसेशन इन मनी एडिक्वेट लीफ है तो वहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती बल्कि कॉम्पनसेशन दिलवाती है। या फिर कोई ऐसा मैटर हो जो किसी की पर्सनल स्किल के हवाले से हो, तो वहाँ पे भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती, क्योंकि स्किल के लिए किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता है कि आप ये काम करें लाजमी, क्योंकि उसकी पर्सनल स्किल है वो। और जहाँ पे कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में इतनी माइन्यूट डिटेल्स हो, जिनमें मतलब बहुत टेक्निकलिटीज हो, तो कोर्ट उन टेक्निकलिटीज में जाने के बजाय वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती, क्योंकि एक एक्सेप्शनल रिलीफ है और कोर्ट बाउंड नहीं है कि हर एक मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, या उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। यानी कोर्ट ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाती, यहाँ पे चीज क्लियर कट है, जहाँ पे चीज बिल्कुल वाजे है वहाँ पे तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे देती है। जहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इबहम है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज है, कुछ डिटेल्स है, तो वहाँ पे कोर्ट इतनी डिटेल में नहीं जाती, इतनी गहराई में नहीं जाती, बल्कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ही नहीं करती, और कोई और रिलीफ अगर उसका बनता है कॉम्पनसेशन वगैरह तो वो ग्रांट कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं हम बियर एक्ट से। ये मैं आपको जनरली वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि आगे हम बियर एक्ट में पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन से, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा सारा। सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट clause, the following contracts cannot be specifically enforced. Clause A, a contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate leave. यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे compensation in money एक adequate leave है, तो वहाँ पे कोर्ट एक डिस्क्रिशनरी या एक्सेप्शनल रिलीफ नहीं देती बल्कि compensation ही ग्रांट कर देती है। क्लॉज बी क्या है? A contract which runs into such minute or numerous details और विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस। वही बात, जहाँ पे कोई माइन्यूट, कोई बहुत ही बारीकियों में कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, इतनी बारीकी में कोई डिटेल्स हो, या फिर कोई पर्सनल किसी की क्वालिफिकेशंस के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या जिस तरह मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको लाजमी स्पेसिफिक लीफ एक्ट मिसाल के तौर पर पढ़ाऊंगा, तो अगर बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट से अपने से रिफ्यूज कर देता हूँ तो दूसरी पार्टी जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशंस है। अगर कोर्ट मुझे बाउंड भी कर दे तो मैं अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशंस को उस तरह डिलीवर नहीं करूंगा जिस तरह मैं खुद अपनी चाहत से करता। तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, जो उसका मकसद था, वो फुलफिल नहीं होता अगर किसी पर्सनल क्वालिफिकेशंस में किसी एक पार्टी को इन्फोर्स कर दें, तो कंपेल करें। तो इसलिए कोर्ट उस मैटर में जहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशंस का मैटर हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती ही नहीं है। अच्छा, which is so dependent on the personal qualification or volition of parties or otherwise from its nature is such that the court cannot enforce specific performance of its material term। या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जो मटेरियल टर्म है, जो टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में है, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स कोर्ट उनको करा ही नहीं सकती, तो वहाँ पे भी जाहिर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रेंडर पर्सनल सर्विस टू बी, वही बात, पर्सनल क्वालिफिकेशंस के मामले में कोर्ट ग्रांट नहीं करती, क्योंकि इसमें कुछ अजीब तरह की डिटेल है। अब जिस तरह पर्सनल सर्विस, अब क्या पर्सनल सर्विस वो देगा, यानी इतनी डिटेल्स हैं, अब कोई चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पे। अब हाँ में कि कौन सी पर्सनल सर्विस की बात हो रही है, तो इसलिए कोर्ट इतनी डिटेल में नहीं जाती बल्कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट ही नहीं करती। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एम्प्लॉय बी ऑन पर्सनल सर्विस, वही बात। अच्छा, तीसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स विद एस अ पब्लिशर। ए कोई ऑथर है और वो किसी पब्लिशर से एस से कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? टू कंप्लीट अ लिटरेरी वर्क, किसी लिटरेरी वर्क को कंप्लीट करने के हवाले से।
बी कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बी नहीं एस लिखना चाहिए था यहाँ पे, एस कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी पब्लिशर जो है वो ऑथर को इन्फोर्स नहीं करा सकता है कि आप लाजमी जो आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया ये तो स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, क्योंकि ऑथर का पर्सनल सर्विस है या उसकी पर्सनल स्किल है बुक लिखना, तो उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस मैटर में कोर्ट ग्रांट नहीं करती। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बी बिजनेस एट द अमाउंट ऑफ ए वैल्यूएशन टू बी मेड बाय टू वैल्यूअर्स, यानी ए ने किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, उसका बिजनेस खरीदना चाहा ए ने, कितनी अमाउंट में, कि दो मुनसफी जिन्हें हम कहते हैं वो मुख्तस कर देते हैं वैल्यूअर्स, वो जितनी अमाउंट फिक्स कर देंगे उतनी में मैं आपसे ये चीज़ खरीद रहा हूँ। वन टू बी नेम्ड बाय ए एंड द अदर बाय बी, एक यानी ए कहता है कि मेरी तरफ से होगा मुनसफ, एक आपकी तरफ से होगा, वो दो मुनसफ जो वैल्यू फिक्स कर देंगे उतना मैं आपको दे दूंगा और ये बिजनेस खरीद दूंगा। एंड बी ईच नेम अ वैल्यूअर बट बिफोर द वैल्यूएशन इज मेड, कि मुनसफी होती कोई अमाउंट फिक्स होती है उससे पहले क्या होता है, ए इंस्ट्रक्ट्स हिज वैल्यूअर नॉट टू प्रोसीड, ए अपने जो उस मुनसिफ था ए की तरफ से उससे कहता है कि आप प्रोसीड ना करें, आप फिक्स ना करें, यानी ए अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे उस वैल्यूअर को कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती कि आप लाजमी वैल्यूएशन करें, या उसकी पर्सनल स्किल नहीं, यानी अब वो हो सकता है कि पहले वो अपनी बोनाफाइड होके या एक रीजनेबल वैल्यूएशन करता, अब अगर कोर्ट उसको स्पेसिफिक डायरेक्ट करे कंपेल करे तो वो उस तरह की एक वैल्यूएशन ना करे जो एक यानी इक्विटेबल हो, तो इसीलिए पर्सनल क्वालिफिकेशंस में क्योंकि जो मकसद था वो फुलफिल नहीं होता, बल्कि चीज़ें कुछ ज़्यादा मुबहम हो जाती हैं, या जो उनको एक उनका स्पेसिफिक पर्पस था उन चीज़ों का वो नहीं रहता, बल्कि कुछ चीज़ें लेक कर जाती हैं, कुछ कमी रह जाती है, तो इस वजह से कोर्ट पर्सनल क्वालिफिकेशंस में जाती नहीं है। अच्छा, बाय अ चार्टर पार्टी इंटर्ड इनटू चिटागोंग बिटवीन ए द ओनर ऑफ शिप, यानी ए किसी शिप का ओनर था, बी उसका टेनेंट था, या बी ने उसे किराए पे ली थी वो शिप। इट इज एग्रीड दैट शिप शैल प्रोसीड टू कराची एंड देयर लोड अ कार्गो ऑफ राइस, शिप कहाँ कराची से प्रोसीड करेगी और उसमें राइस कार्गो ऑफ राइस लोड किए जाएंगे, एंड देन प्रोसीड टू लंदन, कराची से फिर लंदन जाएगी, फ्री टू बी पेड 1/3 ऑन अराइवल एट कराची, 1/3 किराया कराची में दिया जाएगा, एंड 2/3 ऑन डिलीवरी ऑफ द कार्गो इन लंदन, और 2/3 उसका लंदन में दिया जाएगा। यानी इतने डिटेल्स हैं, इनको पहले कोर्ट कराची में उसको स्पेसिफिक परफॉर्म कराए, फिर लंदन में परफॉर्म कराए, न्यूमिनस और माइन्यूट किस्म की कोई डिटेल है, तो इस सूरत में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। A lets land to B and B contracts to cultivate in a particular manner for 3 years next after the date of the lease। अब यहाँ पे भी एक पार्टिकुलर मैनर पर्सन स्किल आ गई, क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया ही नहीं गया कि पार्टिकुलर मैनर क्या होंगे, पार्टिकुलर मैनर यानी फिक्स नहीं किए गए ना, हो सकता है एक पार्टी कहे कि पार्टिकुलर मैनर ये था कि मैंने इसमें सिर्फ ट्यूबवेल का पानी लगाना है या नहर का पानी नहीं लगाना, दूसरा कहता है कि पार्टिकुलर मैनर ये नहीं था, पार्टिकुलर मैनर ये था कि आपने इसमें सिर्फ ये खाद डाल दी, ये खाद नहीं डालनी, यानी इस तरह की मुबहम चीज़ें जहाँ पे हैं, जहाँ पे किसी की पर्सनल या कोई ऐसी स्किल इन्वॉल्व हो जिसको अगर कोर्ट कंपेल करे उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो उस तरह का रिजल्ट ना आए जिस तरह का वो चाहते थे, उस मामले में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं जाती। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल एडवांस टू बी मेड बाय ए, B will for 3 years next after the date of contract grow particular crops on the land in possession and deliver them to A when cut and ready for delivery। अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप की बात हो गई, पर्टिकुलर क्रॉप कौन सी है यही पता नहीं है। अब एक के नज़दीक मिसाल के तौर पे पर्टिकुलर क्रॉप राइस वहाँ पे काश्त करना है, बी के नज़दीक वहाँ पे कोई गन्ना वगैरह काश्त करना है, पार्टिकुलर चीज़ें यानी उनके नज़दीक कुछ और हो सकती हैं, दूसरी पार्टी के नज़दीक कुछ और हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी एक इबाम आ गया, कुछ माइन्यूट सी डिटेल थी जो आ गई, इस वजह से कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करती। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी डेट इन कंसिडरेशन ऑफ 1000 टू बी पेड टू हिम बाय बी, ही विल पेंट अ पिक्चर फॉर बी। अच्छा, ये अब बात है कि यहाँ पे अगर बी की एक पर्सनल स्किल है ना कि वो पिक्चर्स को पेंट कर रहा है, यानी बी अगर डिनाई कर देता है कि मैं आपकी पिक्चर्स को पेंट नहीं करता, तो ए उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता थ्रू द कोर्ट
कि आप ये पिक्चर्स लाजमी मुझे पेंट करके दें। पीछे जो हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी थी पिक्चर्स की पेंट के वाले से, वहाँ पे वो ये थी कि जब पेंट हो जाए तो फिर वो डिलीवर करने का पाबंद है। यहाँ पे अगर वो पेंट ही नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है कि मैं पेंट नहीं करता, तो फिर उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म इन्फोर्स नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली कंपेल नहीं कर सकती कोर्ट कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लाजमी परफॉर्म करें, क्योंकि वो उसकी पर्सनल स्किल के हवाले से। अब वो उस तरह पेंट पिक्चर्स को नहीं करेगा जिस तरह वो खुद अपनी मर्जी से करता। अच्छा, A contracts with B to execute certain works which the court cannot superintend इंटेंड, यानी कोई ऐसा वर्क्स का उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको कोर्ट ओवरसी कर ही नहीं सकती। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई बी विद ऑल गुड्स ऑफ सर्टेन क्लासेस विच बी में रिक्वायर, यानी कोई सर्टेन क्लास का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी वही बात कि चीज इतनी मुबहम है कि कोर्ट उसको ओवरसी कर ही नहीं सकती, तो वहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू टेक फ्रॉम बी अ लीज ऑफ सर्टेन हाउस फॉर स्पेसिफाइड टर्म, सर्टेन हाउस स्पेसिफाइड टाइम के लिए एट अ स्पेसिफाइड रेंट इफ द ड्राइंग रूम इज हैंडसमली डेकोरेटेड। वो कहता है कि अगर आपका ड्राइंग रूम हैंडसमली डेकोरेटेड होगा तो फिर मैं आपका ये घर लीज पे लूंगा। तो हैंडसमली डेकोरेटेड से क्या मुराद है? एक पार्टी के नजदीक हो सकता है कि हैंडसमली डेकोरेटेड में वहां पे एक फानूस लगा हुआ हो, वहां पे एसी लगा हुआ हो, बेड लगा हुआ हो, डिफरेंट चीजें। दूसरा कहता है कि नहीं, मेरे मुताबिक तो हैंडसमली डेकोरेटेड सिर्फ यह था कि वहां पे एक अच्छा बैठने का माहौल हो, यानी जो जरूरियात की चीजें सिर्फ वो हों। तो अब हैंडसमली डेकोरेटेड कोई नॉन टर्म नहीं है। एक पार्टी के नजदीक हैंडसमली डेकोरेटेड का कुछ और मतलब हो सकता है, दूसरी पार्टी के नजदीक कुछ और हो सकता है। तो इस तरह माइन्यूट सी डिटेल या लूमिनस जहाँ पे कोर्ट का सिर्फ वक्त जाए हो और कोर्ट उसको ओवरसी ना कर सके, उसकी डिटेल में ना जा सके, तो वहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, अब बी नहीं चाहता अगर ए से कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको स्पेसिफिकली कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप लाजमी इससे शादी करें। ये भी एक उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, वो जिससे चाहता है कि उससे ही शादी करेगा जरूरी। अब यहाँ पे कोर्ट बेसिकली, ये लास्ट वाली एग्जांपल है, दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म। यहाँ पे कोर्ट किसी को कंपेल कैसे कर सकती है कि आप लाजमी इससे शादी करें? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। द अबव कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। आते हैं क्लॉज सी की तरफ के ए कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफ विच द कोर्ट कैन नॉट फाइंड विद रीजनेबल सर्टेनिटी। यहाँ पे यानी जहाँ पे कोई रीजनेबल चीज सर्टेन ना हो कि क्या चीज थी वो, जिस तरह इसी से मिलती जुलती है कि यहाँ पे जिस तरह चीजें मुबहम थी वहां पे भी इस तरह चीजें मुबहम है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि किन चीजों की बात हो रही है, कोई रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए द ऑनर ऑफ अ रिफ्रेशमेंट रूम, ए जो है वो किसी रिफ्रेशमेंट रूम का ऑनर है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू गिव हिम अकोमोडेशन देयर फॉर the sale of his goods and to furnish him with the necessary appliances. A refuses to perform this contract, A refuse कर देता है बाद में वो contract perform करने से। The case is one for compensation and not for specific performance. ये case compensation का specific performance का क्यों नहीं है? The amount and nature of the accommodation and appliances being undefined. यानी उसने कहा था कि जो घर है वो रिफ्रेशमेंट रूम है और उसमें अकोमोडेशन मैं आपको दूंगा, उसको फर्निश करके दूंगा। तो डिफाइन नहीं की, यहाँ पे चीजें डिफाइन नहीं की गई कि फर्निश का क्या मतलब है, अकोमोडेशन का क्या मतलब है। एक पार्टी का नजदीक फर्निश का कुछ मतलब और है, दूसरी पार्टी के नजदीक और है। तो रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, मुबहम है चीजें। तो इसी वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। नेक्स्ट क्लॉज पे हम आते हैं, क्लॉज डी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नेचर में ही रिवोकेबल हो, या कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको एक पार्टी कोर्ट से जाके वर्ड डिक्लेयर करवा सकती हो, उसके पास इख्तियार हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म या इन्फोर्स नहीं करवाती, क्योंकि कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे जिस एक पार्टी को, दूसरी पार्टी अगले दिन जाके उसे रिवोक करा ले, उसको वर्ड डिक्लेयर करा ले। जो इतना कोर्ट का टाइम जाया हुआ है तो वो तो मतलब किसी खाते में नहीं रहा ना, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो अपने नेचर में ही रिवोकेबल हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराती। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम पार्टनर्स इन अ सर्टेन बिजनेस। हाँ, ए एंड बी टू बिकम पार्टनर्स इन अ सर्टेन बिजनेस,
द कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रपोज्ड पार्टनरशिप। ए और बी पार्टनर है, किसी बिजनेस को वो चला रहे हैं, लेकिन जो उनके दरमियान पार्टनरशिप डेट थी उसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं की गई थी कि इतने अरसे के लिए ये दोनों पार्टनर रहेंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म फॉर इफ इट वर सो परफॉर्म्ड। अगर कोर्ट इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती भी है, परफॉर्म करती भी है, तो क्या होगा, आइदर ए और बी माइट एट वंस डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अगले दिन जाके उन दोनों में से कोई एक पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि उनके दरमियान टर्म तो फिक्स की ही नहीं गई कि पार्टनरशिप कितने अरसे तक चलेगी। तो अपनी नेचर में ही यह कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रिवोकेबल है, कोई भी पार्टी इसको रिवोक करा सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। ये एक किस्म का कोर्ट से मजाक वाली बात है, इसलिए कोर्ट इन चीज़ों में पड़ती ही नहीं है जहाँ पे कोर्ट का टाइम ज़ाया हो और इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले, या जो इक्विटी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज भी करे, लेकिन इक्विटी वहाँ पे एक फिर भी अपनी लेटर एंड स्प्रिट में फुलफिल ना हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं कराती। अब कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज आइदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स और इन ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रस्टीज ने वो किया था, जिस तरह ए और बी दो पार्टीज हैं, ए किसी चीज का ऑनर है, बी इसका ट्रस्टी है, एक पीस ऑफ लैंड है। अब बी के पास जो पावर है, ए ने जो बी को ट्रस्टी के तौर पे पावर दी है, वो सिर्फ इतनी दी है कि आप इस घर को रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन बी क्या करता है, इस घर को आगे सेल कर देता है। तो उसने अपनी पावर जो थी उनसे बियॉन्ड किया है, एक्सीड किया है, उन पावर्स को, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं कराएगी जहाँ पे कोई ट्रस्टी या कोई एजेंट अपनी पावर से एक्सीड कर जाए। देखते हैं इसने इलस्ट्रेशन क्या दी है। क्लॉज ई हमने पढ़ी है ना, हाँ। ए इज अ ट्रस्टी ऑफ लैंड विद पावर टू लीज इट फॉर 7 ईयर। ए किसी लैंड का ट्रस्टी है, ये लैंड है, ए इसका ट्रस्टी है, बी की लैंड है। कितनी पावर है ए के पास कि वो उसको 7 साल तक किसी को लीज पे दे सकता है, ये पावर है ए के पास। ही इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, वो बी के साथ इसको सी कंसीडर कर लेते हैं कि सी इस घर का ऑनर है, इसने ये घर ट्रस्ट में दिया हुआ है ए को, और ए के पास इतनी पावर्स है कि ये ए इस जमीन को, घर नहीं जमीन को, लैंड का वर्ड यूज किया है, ए इस जमीन को सिर्फ 7 साल के लिए किसी को लीज पे दे सकता है। अगर ए इस जमीन को 7 साल से ज्यादा के लिए किसी को लीज पे देगा, तो मतलब उसने अपनी जो पावर्स थी उससे एक्सीड किया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराएगी। He enters into a contract with B to grant a lease for the land of 7 years with a covenant to renew the lease at the expiry of the term. The contract cannot be specifically enforced. अब इसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 7 साल के लिए मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, लेकिन साथ में उसने शर्त रख दी कि मैं 7 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके टाइम पीरियड को बढ़ा दूंगा। जबकि टाइम पीरियड को बढ़ाने की तो उसके पास पावर थी ही नहीं, वो तो सिर्फ दे ही 7 साल के लिए सकता था लीज पे, उसके पास पावर नहीं थी। इसका मतलब उसने अपनी पावर से एक्सीड किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। या डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की उसने मिसाल दी कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है, वो भी एक दूसरे के ट्रस्टी होते हैं और वो कंपनी के बेनिफिट में काम कर रहे होते हैं। कोई डायरेक्टर अपने बेनिफिट के लिए काम करे कंपनी के थ्रू, तो उसमें भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपनी पावर से एक्सीड किया है। ये तीसरी मिसाल और देख लेते हैं। 2 ट्रस्टीज एंड बी इन पावर टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ अ लाख ऑफ रुपीज। 2 ट्रस्टी हैं ए और बी किसी के भी, और उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उनको बेचने के यानी बेच सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए की, 1 लाख से कम की वो उसको नहीं बेच सकते, लेकिन वो उसको 30,000 की बेच देते हैं। तो उसने अपनी पावर जो थी उनसे एक्सीड किया है। उन्होंने बेसिकली ट्रस्ट मेकर जो था उसके लिए, जो बेनिफिशियरी था उसके बेनिफिट में काम नहीं किया। ट्रस्टी का मकसद ये होता है, ट्रस्टी की ये ड्यूटी होती है कि वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए काम करे। तो बेनिफिशियरी ने उनको कहा था कि आपने 1 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, उन्होंने 30,000 की बेच दी। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म नहीं की, इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। क्लॉज एफ की तरफ आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय
or on behalf of corporation or public company created for special purpose or by the promoters of such company which is in excess of its powers। कोई ये कंपनी है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। मिसाल के तौर पे कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हम ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसका काम ये है कि वो कंस्ट्रक्शन कराएगी, लेकिन वो कंपनी या उसके प्रमोटर किसी से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको यानी कोई भी ले लें कि 50 टन गंदम का आटा बना के देंगे। काम अब उसका क्या था कि कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का कर रहे हैं, गंदम से आटा बना के देने का। तो उन्होंने भी एक किस्म की अपनी पावर से एक्सीड किया है, तो इस सूरत में भी कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं कराएगी। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी एग्जिस्टिंग फॉर द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग एंड वर्किंग अ रेलवे, यानी कंपनी का मकसद ही सोल पर्पस क्या था कि वो मेक करेगी रेलवे लाइन को। कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ ए पीस ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ इरेक्टिंग अ कॉटन मिल देयर ओन, यानी वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई जमीन खरीदती है किस काम के लिए, कॉटन मिल लगाने के लिए। तो अब उसका काम था कि वो रेलवे यानी रेलवे की हद तक उसके पावर थी, रेलवे पट्टी के लिए वो किसी से जमीन ले सकती थी, फिर तो था सही। लेकिन अब उसने जो जमीन परचेज की है वो की है कॉटन मिल के लिए, तो अब उसने अपनी पावर से एक्सीड किया है। तो इस सूरत में इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। A contract the performance of which involves the performance of a continuous duty extending over a longer period than 3 years from its date, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दूसरे बंदे की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी एक पार्टी क्लेम कर रही है। या मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि बी जो कोई काम करेगा वो कंटिन्यूअसली 10 साल तक करता रहेगा। 3 साल से ज्यादा कोई भी कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट हो उसको भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करा सकती, क्योंकि कोर्ट इतनी वो कहते हैं ना फ्री नहीं है, इतनी बेली नहीं है कि वो 10 साल तक उस मामले को ओवरसी करती रहेगी ये बंदा अपनी कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं क्लॉज जी की। A contracts to let for 21 years to be the right to use such part of certain railway made by A as was upon B's land। A कॉन्ट्रैक्ट करता है B से 21 साल के लिए। A ने B की जमीन में कोई रेलवे बनाया हुआ है, B से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप इस रेलवे को यूज कर सकते हैं, इस पे अपनी कैरेजेस वगैरह रन कर सकते हैं। एंड माइट रिक्वायर A टू सप्लाई द नेसेसरी इंजन पावर, और A उसको नेसेसरी इंजन पावर सप्लाई करेगा। कितने साल तक? 21 साल तक। अब 21 साल तक कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी उसमें रिक्वायर्ड है। किसी भी कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी 3 साल से ज्यादा के लिए हो उसको कोर्ट स्पेसिफिकली फोर्स नहीं कराएगी। अच्छा, एच क्लॉज पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच अ मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर supposed by both parties to exist as before it has been made cease to exist। ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी एक सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, वो समझ रहे थे कि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे एक्चुअल में वो सब्जेक्ट मैटर उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था बाद में उनको पता चला कि वो सब्जेक्ट मैटर तो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं करा सकती। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं एच की। A contracts to pay an annuity to B for the lives of C and D। A और B का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A B को एन्यूटी देगा, यानी उसको सालाना कोई वजीफा देगा। कब तक? जब तक C और D जिंदा है, इतने तक A B को एन्यूटी देगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि थ्रू सपोज बाई एंड बी टू बी अलाइव। ये समझ रहे थे कि ए और ये सी और डी दोनों जिंदा हैं। वाज इट टर्न्स आउट दैट एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सी दो सपोज बाई एंड बी टू बी अलाइव, सी को वो समझ रहे थे कि वो जिंदा है, वाज डेड, लेकिन एक्चुअल में सी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फोत हो चुका था। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक सी और जी जिंदा है तो ए बी को एन्युटी देता रहेगा, लेकिन जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त वो समझ रहे थे कि सी और डी दोनों जिंदा हैं।
लेकिन एक्चुअल में सी उस वक्त मर चुका था। तो सब्जेक्ट मैटर जब कॉन्ट्रैक्ट होने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं कराएगी। अब हम नेक्स्ट बी में आते हैं। एंड सेव एज प्रोवाइडेड बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर। अब आर्बिट्रेशन का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि दो कंपनीज हैं मिसाल के तौर पे ए और बी, और आजकल ये बड़ा ब्रॉड होता जा रहा है आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट। एडीआर आपने सुना होगा कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है। ए और बी दो कंपनीज हैं, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट आएगा, या दो पार्टनर हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो उसको हम कोर्ट में जाने की बजाय किसी आर्बिट्रेटर से, सी एक आर्बिट्रेटर है दोनों का, उससे रिजोल्व करवा लेंगे ताकि हम कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच जाए। ये आर्बिट्रेटर भी बेसिकली रिटायर्ड जजेस होते हैं या कोई एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, लॉयर्स होते हैं जो उनको आपस में डिसाइड कर दें यानी आउटसाइड द कोर्ट। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई ब्रीच होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब इनका आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन्होंने आप इसमें एग्रीमेंट किया था कि कोई भी ब्रीच होगी, कोई भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट राइज होगा तो हम आर्बिट्रेशन के पास लेके जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक शख्स उसको कोर्ट में लेके चला जाता है। तो ऐसे मैटर में जहाँ पे उनका आपस में पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उनके डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाया जाएगा, लेकिन कोर्ट में आ जाते हैं, तो उस मैटर को जिसको वो कोर्ट में लेके आए उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो स्पेसिफिकली कोर्ट इन्फोर्स नहीं कराएगी। ये बेसिकली इस क्लॉज में पूरी में बताया गया है। अगर वो उसने इन्फोर्स कर दिया वो दूसरी पार्टी, मिसाल के तौर पे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, आर्बिट्रेटर के पास जाने की बजाय ए ने खिलाफ वर्जी करते हुए कोर्ट के पास चला गया, कोर्ट। अब बी को जब पता चला कि इसने तो जो हमारे दरमियान आप इसमें आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट था कि हम अपने मैटर को आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की और वो कोर्ट में गया है, तो बी फिर जाके कोर्ट को बताएगा कि हमारा तो आर्बिट्रेशन का ये एग्रीमेंट है और इसके तहत तो हमें आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए। तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को वहीं पे रोक देगी। ये एक सेक्शन 40 आई थिंक है, 40 नहीं कोई और सेक्शन है, उसके तहत कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी, आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन है, और इसको डायरेक्ट करेगी कि आप इस मैटर को आगे डील करें, या फिर ए को डायरेक्ट करेगी कि आप ये मैटर कोर्ट में लाने की बजाय आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएं। तो ये बेसिकली क्लॉज बी में बताया गया है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने सेक्शन 21 में वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराएगी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनसेशन इन मनी एक एडिक्वेट रिलीफ है जिस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं कराएगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशंस को डिमांड किया जा रहा है, किसी की पर्सनल सर्विस को डिमांड किया जा रहा है, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इतनी माइन्यूट सी डिटेल्स हैं कि जिनमें कोर्ट नहीं जा सकती, कोर्ट उनको सुपरिंटेंड नहीं कर सकती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नेचर में ही रिवोकेबल है, ऐसे या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है, इबहम है वहाँ पे, एम्बिगुअस कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराएगी, और उनमें अगर कॉम्पनसेशन बनती है तो कोर्ट कॉम्पनसेशन का रिलीफ ग्रांट करेगी। तो ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट के टॉपिक पे होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो खास रिलीफ है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आगे जो अब नेक्स्ट सेक्शन है 22, उसमें कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस बताई गई है कि वो उस डिस्क्रिशनरी पावर्स को किस दायरे के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेगी। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।